सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मत ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार सेशन से जुड़िएगा, जल्दी से कमेंट करके अपना शुभ नाम बताएंगे और फिर अपना वर्णमाला का प्रकरण हम आगे बढ़ाते हैं। व्यंजनों को हम पढ़ना हमने आरंभ कर दिया था, है ना? तो जल्दी से सभी जुड़िएगा। सैयदा खान, मनु सिंह, रागिनी तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गीता प्रजापति, शबाना प्रवीण, ईशा, प्रीति गुप्ता, कोमल पटेल, फरहीन, मनु सिंह, रिंकी, पूजा, दिव्या, कल्लू कालिया, शिवानी राठौर, हिमानी, आदित्य, पूजा, आंचल, प्रिया भारती, संजना, नेहा, सीमा, बिंदु, फरहीन, फातिमा, आंचल, आराधना, पूजा, बहुत शानदार, नीतू चौधरी, उमा पटेल, मोहित कुशवाहा, कुसुम, विश्वेश कुमार, सुमित कुमार, मृदुला, ज्योति राजपूत। चलेगा, सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। तो वर्णमाला, और आज हमारा डे 4 है आपका, जिसमें हम वर्णमाला को अभी कंटिन्यू करेंगे, है ना? कोशिश है आज शायद समाप्त हो भी जाए। तो व्यंजन हम पढ़ रहे थे, व्यंजनों का विभाजन आपने पढ़ लिया था, और हम स्पर्श व्यंजन भी हमने पढ़ लेते हैं ना। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? मूल रूप से अगर व्यंजनों का हम विभाजन किया हमने, तो 3 प्रकार से आपका विभाजन हुआ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और आपके ऊष्म व्यंजन। ये है मूल व्यंजन। कितने हैं? 33 होते हैं, लेकिन कुल व्यंजन जो आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोर्ड मानता है वो 40 व्यंजन मानता है। वो भी कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? मोना सिंह, अभिमन्यु, चलेगा, बहुत शानदार। नाम लेने में बड़ी आफत है तुम्हें, है मैम? हमारा नाम नहीं लेती और उनका नहीं लेती है। चुप पढ़ लो, कभी नाम यहीं रह जाए। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, आपका स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे जो थर्ड इसमें यानी कि दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, है ना? ऊष्म व्यंजन आपने पढ़ लिए थे, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ, ये इसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है? अंतःस्थ व्यंजन हम किनको कहते हैं और कौन कौन से हैं और कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं आपके? 4 होते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। और कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हैं उनको लिख लेते हैं। तो एक तो है आपका य, एक है आपका र, एक है ल और एक है व। तो ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। अब ये अंतस्थ का मतलब क्या है ना? अंतस्थ का मतलब क्या है? तो अंतः जो अंदर ही स्थित हो, जब आप उच्चारण कर रहे हो तो उच्चारण करते समय जो अंदर ही स्थित हो, प्राणवायु अंदर ही रह जाए आपकी, य, व, र, ल, तो प्राणवायु अंदर ही रह जाती है, इसलिए उनको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कहिएगा जी, अंदर ही स्थित यानी कि अंतस्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है? हम कहेंगे अंदर ही स्थित, अंदर ही जो स्थित है उसको आप अंतस्थ कहते हैं, ठीक है? अब ये जो यर, लव हैं, इनके अनेक नाम हैं जिन पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। अनेक प्रकार से इनको हम विभाजित करेंगे। देखो, अंतस्थ व्यंजन जो हैं इनको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इनमें से 2 वर्ण हैं आपके जिनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। तो मुझे बताइएगा कौन कौन से वर्ण हैं जो अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं? रीना यादव, मैम मेरी फ्रेंड कंफ्यूज रहती है कि रीना आती है कि नहीं आती है पढ़ने। अच्छा, ये भी मामला है। चलो, रीना आई है भैया, देख लेना, ठीक है? अब आप देखिएगा अर्धस्वर किसको कहते हैं, है ना? अब ये जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, और यहां से प्रश्न आपका ना बने ये हो ही नहीं सकता है ना? तो अर्धस्वर आपके कौन कौन से हैं देखिएगा। तो अर्धस्वर में आप लिखेंगे, एक है आपका य और एक है आपका व। इन दोनों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब कैसे हो सकते हैं अर्धस्वर? ये देखो, आप देख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कोआ शब्द है ना? कौआ होता है। अब कौए को आप कौआ भी लिख देते हो, इस तरह से भी बोलते हैं हम कि नहीं लिखते? दोनों ही सही माने जाते हैं अब, है ना? आपने लिखा चाहिए, इस तरह से भी लिख देते हैं हम, और चाहिए हम इस तरह से भी लिख देते हैं। यानी कि ये जब स्वर का काम कर रहे हैं, है ना, ये व्यंजन होने के बावजूद भी ये स्वर का काम कर रहे हैं, इस कारण इनको हम क्या कहते हैं? इनको अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों में आपके य और वै जब हम पढ़ते हैं इनको,
तो ये आपके अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। जब आप यण संधि पढ़ोगे तो यण संधि में भी आप देखते हो ना, जैसे मैंने लिखा इत्यादि, है ना, इत्यादि। अब इत्यादि का अगर आप विग्रह करते हो तो इति और आदि आपने किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ई को क्या हो गया, ई को यह आदेश हुआ, तो ई क्या है, अपने आप में एक स्वर है, स्वर के स्थान पर हमने यह लगाया है, तो यह क्या है, ये आपका अर्धस्वर है। इसी तरह से अन्वेषण, तो अनु और एषण आपका अन्वेषण होता है ना, अनु और एषण आपका अन्वेषण हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ उ के स्थान पर क्या होता है, व एकादेश हो जाता है। तो ये आपके, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। वो केवल आपके य और व है, ल और र पर मत जाइएगा। संस्कृत में हम चारों को अर्धस्वर कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपके दो ही अर्धस्वर हैं, य और व, ठीक है, ये आपके अर्धस्वर हैं, इसीलिए इनको हम अर्धस्वर कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो हर एक चीज आप अगर व्यावहारिक रूप से घटित करके पढ़ोगे तो अपने आप चीजें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इन्हीं में एक होते हैं आपके, एक तो है आपका अर्धस्वर, दूसरा एक होते हैं आपके संघर्षहीन। तो संघर्षहीन कौन से हैं, संघर्षहीन वर्ण या संघर्षहीन व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं। तो य और व, देखो संघर्ष का मतलब जिनको उच्चारण करने में या बोलने में आपको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो संघर्षहीन है। आप जानते हैं कि स्वर हमारे कैसे हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते। जब ये अर्ध स्वर हैं तो इनको उच्चारण में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आपको, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके संघर्षहीन भी हैं। तो य और व आपके कैसे हैं, ये आपके संघर्षहीन वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद तीसरा एक और नाम है इनका, जिनको हम कहते हैं श्रुति मूलक। क्या कहते हैं, श्रुति मूलक। अब इनको श्रुति मूलक भी कहा जाता है, किसको, तो भैया य और व, इनको हम श्रुति मूलक भी कहते हैं भैया, जो सुनने में एक से लगे, है ना। जैसे मैंने बोला आपको कौआ, है ना, मैंने आपको बताया कि या तो आप कौआ लिखो या आप कौवा लिखो, बोलने में ये सेम लग रहे हैं। या तो आप चाहिए लिखो या फिर आप इस तरह से य का प्रयोग कर सकते हैं, चाहिए। तो श्रुति मूलक है, सुनने में भी ये कैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, है ना। तो इनको हम संघर्षहीन वर्ण कहते हैं, इनको आप अर्धस्वर कह सकते हैं और इनको आप श्रुति मूलक वर्ण भी कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अर्धस्वर हैं, ये और वह, ये संघर्षहीन है और ये कैसे हैं, तो कहेंगे ये आपके श्रुति मूलक हैं। ममता मैम घोष और अघोष बिल्कुल बताऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। तो हर एक चीज क्रम से बताई जाएगी, बस थोड़ा सा धैर्य आप बनाए रखिएगा। उसके बाद एक आपका चौथा वर्ण मैं आपको बताऊं, उसका नाम है पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन किसको कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा जाता है? देखो पार्श्विक का मतलब क्या है, पार्श्विक का मतलब है जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो जो हवा है वो आपके बगल से निकल जाए। पार्श्व का मतलब समीप से, बगल से, पार्श्व का मतलब है नजदीक से। आपने ल का उच्चारण करा, देखो ल को बोलकर देखो ल, तो जैसे उच्चारण कर रहे हो तो जीभ आपकी फैल गई कि नहीं फैली, और बोलते ही जैसे जीभ फैली तो साइड से हवा निकल गई, जिस कारण ल को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, है ना। पार्श्व का मतलब समीप से, बगल से हवा निकल जाए, तो ल को क्या कहेंगे हम, पार्श्विक वर्ण कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो एक वर्ण आपका ये कैसा है, तो भाई इसको हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? जितने ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती किसी चीज की तो फिर वो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद एक और नाम नया हम देखेंगे, एक होता है लुंठित व्यंजन। लुंठित वर्ण आपका कौन सा है, लुंठित वर्ण। लुंठित का मतलब क्या है, देखो लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना, है ना। लुंठित का मतलब है लुढ़कना। तो जब आपकी जीभ क्या है, लुढ़कती है आपके मुख में या रगड़ खाती है, लुढ़कना या रगड़ना, है ना, तो उसको आप लुंठित कहते हैं। तो लुंठित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लुढ़कना या रगड़ना।
तो जो लुंठित मैम संघर्ष सिंह व्यंजन में क्या बताया, अच्छा संघर्ष सिंह नहीं है नीलम, वो है संघर्षहीन। तो जिनके उच्चारण में आपको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। देखो ल बोल रहे हो तो जिह्वा आपकी संघर्ष कर रही है, आप र बोल रहे हो तो जिह्वा संघर्ष कर रही है। तो ये र कैसा है, ये आपका लुंठित व्यंजन है ना। ये कैसा वर्ण है, ये आपका लुंठित वर्ण कहलाता है र। अब र को हम और किन किन नाम से जानते हैं, तो र को हम कंपन्न जात, है ना, इसके अन्य नाम क्या क्या है र के, तो इसको हम कंपन्न जात भी कहते हैं। कंपन्न जात, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपकी जिह्वा कंपन्न कर रही है, ठीक है। इसको आप प्रकंपित व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको आप प्रकंपित व्यंजन भी कह सकते हैं। किसको, र को, क्योंकि आपकी जिह्वा कंपन्न कर रही है। तो र यानी कि या फिर कंपन्न जात हो गया, प्रकंपित हो गया, और लुंठित, यानी कि 3 नाम हैं आपके र वर्ण के। क्या क्या नाम है, एक है लुंठित वर्ण, जब जिह्वा रगड़ खा रही है लुंठित हो गया, कंपन्न जात जिह्वा कंपन्न कर रही है, या प्रकंपित, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रकंपित हो गया। ओके, अब प्रकंपित का मतलब क्या है कि र, अब र के विषय में एक और चीज मैं आपको बताऊं कि र एकमात्र ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है, जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता है। र एकमात्र ऐसा व्यंजन है। खड़ी पाई क्या होती है, ये भी मामला है। देखो जैसे हमने य लिखा, तो ये जो डंडा सा है इसको क्या कहेंगे, खड़ी पाई, ठीक है। मैंने लिखा क, तो क लिखने के लिए पहले एक आपने खड़ी पाई खींची तब क लिखा। अगर आप ख भी लिख रहे हैं तो इस खड़ी पाई का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो र एकमात्र, अगर आप ल लिख रहे हैं तो ल में पहले खड़ी पाई लिखी, आप श लिख रहे हैं तो खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है, स लिख रहे हैं तो खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला का एकमात्र ऐसा व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है वो कौन सा है, तो कहेंगे र एकमात्र ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो कहेंगे र पूर्णतया खड़ी पाई रहित एकमात्र वर्ण है। खड़ी पाई रहित एकमात्र वर्ण है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम जैसे कि हम है का प्रयोग कर रहे हैं, ये है भी तो आपका खड़ी पाई रहित हो जाता है। देखो जैसे हमने लिखा, आपने कहा मैम ह भी तो आपका खड़ी पाई रहित है, द में भी तो नहीं है, और द क्या हो सकता है, द के साथ साथ त, ह, द, ट हो गया आपका, ढ हो गया, ये कह सकते हो आप कि मैम इनमें भी तो नहीं होती है। अब देखिएगा, देखो ह द हम एक तरह से लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन अगर शुद्ध रूप से देखो तो ये इस तरह से है आपका बनता है ना, द इस तरह से बनता है। इसमें खड़ी पाई पूरी नहीं है, लेकिन ये कैसी है, तो कहेंगे ये अर्ध खड़ी पाई है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम अर्ध खड़ी पाई कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अर्ध खड़ी पाई है, और ट, ठ, ड इन सभी में आपकी अर्ध खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चाहे हम ऐसे लिखते हो, हम अगर ई भी लिख रहे हैं तो हम जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, वो गलती हमारी है, लेकिन शुद्ध रूप से इनमें आपका अर्ध खड़ी पाई का प्रयोग होता है, ठीक है। इनमें किसका प्रयोग होता है, इनमें अर्ध खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो एक बार फिर से आप देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन हम पढ़ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो कहेंगे 4 होते हैं। क्या, य, र, ल, व। अब इसमें मैं आपसे कहूं अर्धस्वर कौन से हैं, तो कहिएगा 2, ये और वह। मैं कहूं संघर्षहीन कौन से हैं, संघर्षहीन का मतलब क्या है कि जिसको बोलने में आपको ज्यादा संघर्ष न करना पड़े। तो र और ल के मुकाबले आपको कम संघर्ष करना पड़ता है य और वह को बोलने में, बिल्कुल। तो य और वह आपके संघर्षहीन वर्ण है ना। मैं बात करूं श्रुति मूलक, तो यानी कि जो सुनने में समान लगे, स्वर के समान, इसलिए इनको श्रुति मूलक भी कह दिया कि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, श्रुति मूलक। पार्श्विक व्यंजन, अब पार्श्विक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब आप उच्चारण करते हो तो बगल से क्या है, वायु निकल जाती है, तो इसलिए इसको पार्श्विक कह दिया। कौन है, एकमात्र ल वर्ण आपका पार्श्विक होता है। छ, पूजा कह रही छ में भी क्या है आपकी अर्ध खड़ी पाई नहीं है, पूजा देखो छ इस तरह से हम बनाते हैं तो इसमें अर्ध खड़ी पाई है आपकी, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे आपका लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन एकमात्र है र, इसको आप प्रकंपित भी कहते हैं, इसको आप कंपन्न जात भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके नाम है लुंठित व्यंजन के, यानी कि र वर्ण के ही नाम है आपके। इसको कंपन्न जात भी कह देते हैं, हम प्रकंपित भी कह देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम चलते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण की तरफ। ठीक है, अंतस्थ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं ऊष्म वर्ण। इनसे एक प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं हो। और आज मैं आपके लिए YouTube पर मतलब 12 बजे से आपकी क्लास मैंने लगाई है, जिसमें मैं वर्णमाला के स्पेशल प्रश्न लेकर आई हूँ, कुछ साहित्य के भी होंगे, लेकिन वर्णमाला के ज्यादा हैं, तो आपको आनंद आएगा देखना जब प्रश्न आप करोगे। अब चीजें पढ़ ली और पढ़ने के बाद जब प्रश्न आपके सामने आएगा तब आपको नंबर आएगा। कंपन्न जात क्या होता है? नीलम कह रही है कंपन्न जात का मतलब जब जीभ तुम्हारी कंपन्न कर रही है, तुम र बोलो, उच्चारण करके देखो तो जीभ अंदर ही अंदर कंपन्न कर रही कि नहीं कर रही, तो जिसका उच्चारण ही कंपन्न से होता है वो कंपन्न जात है। और उसी को प्रकंपित भी कह देते हैं, उसी को लुंठित भी कहते हैं। लुंठित का मतलब रगड़ना, जिह्वा मुख में रगड़ भी कर रही है और कंपन्न भी कर रही है, इसलिए र के ये नाम है, कंपन्न जात प्रकंपित। ठीक है, ये किसके नाम है? ये र के ही नाम है। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि आपके ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तीसरा है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं भैया? आपके 4 होते हैं। कौन कौन से हैं तो उनको लिख लेते हैं। एक है आपका श, स और है। ठीक है, ये 4 आपके कैसे हैं तो इनको हम कहेंगे ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। कैसे हैं? ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। अब इन ऊष्म व्यंजन वर्णों का नाम क्या है? तो ये जो ऊष्म वर्ण है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनको आप संघर्षी कहते हैं। कल जब मैंने आपको एक मतलब वो बता रही थी मैं स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में मैंने एक शब्द कहा था स्पर्श संघर्षी। तो याद रखना, एक है संघर्षी और एक है स्पर्श संघर्षी, दोनों में अंतर है और ये कंफ्यूजिंग होता है, प्रश्न पूछा जाता है, नंबर कट जाता है, ध्यान नहीं देते हैं। तो संघर्षी में और स्पर्श संघर्षी में अंतर है। स्पर्श संघर्षी में आपका च वर्ग के 4 वर्ण आ जाएंगे, च छ ज झ, है ना, च छ ज झ, ये आपके स्पर्श संघर्षी हैं। लेकिन अगर केवल संघर्षी की बात होगी तो आप ऊष्म व्यंजनों पर जाएंगे, श श सह। ठीक है, किस पर जाओगे? श श सह। मैम आपने कहा र एकमात्र बिना मात्रा के वर्ण है, सभी स्वर भी तो वर्ण है कहा गया है। बिना मात्रा के वर्ण है, मात्रा नहीं कहा मैंने कहा है र एकमात्र कैसा वर्ण है? बिना खड़ी पाई का। कैसा? बिना खड़ी पाई, पूर्णतया खड़ी पाई रहित। खड़ी पाई क्या है? ये खड़ी पाई है। अगर आप ए लिख रहे हैं तो इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है, आ लिख रहे हैं इसमें खड़ी पाई का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उ ये क्या है? ये स्वर है। पहली बात तो ये स्वर है ना, और मैंने कहा एकमात्र व्यंजन वर्ण है जो इनसे रहित है। ठीक है, तो उ में आप ऊपर इस शिरोरेखा का प्रयोग कर ही रहे हैं, खैर वो तो रे में भी होता है ना। तो लेकिन आपका जब उ दीर्घ उ की बात करते हैं इस तरह से बनता है। तो र हमारा एकमात्र ऐसा वर्ण है, अगर आप ई का भी प्रयोग कर रहे हो तो ई में आप अर्ध खड़ी पाई का प्रयोग करते हो। ठीक है, आप री का प्रयोग कर रहे हो, री में ये खड़ी पाई आती है। आप ए का प्रयोग कर रहे हो, इस तरह से आपका बनता है, या इस तरह से हम इसमें करते हैं, अर्ध खड़ी पाई है। ठीक है, इसलिए आपका र एकमात्र अर्ध खड़ी पाई रहित व्यंजन वर्ण है, पूर्णतया खड़ी पाई रहित व्यंजन वर्ण है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ऊष्म व्यंजन पढ़ रहे थे तो अब पढ़िएगा। तो इसका एक नाम क्या है? संघर्षी है, और एक और नाम इसको हम ऊष्म संघर्षी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप ऊष्म संघर्षी भी कह देते हैं। तो संघर्षी और ऊष्म संघर्षी किसका नाम है? तो आपके श श सह। क्या है? श श सह, ये ऊष्म संघर्षी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें श श सह में आपका ये श कैसा है? तो आपका ये जो श है इसको आप कहते हैं तालव्य, जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है, तो इसको आप तालव्य श के नाम से जानोगे। ठीक है, ये वाला श कैसा है?
तो इसको हम मूर्धन्य श कहते हैं। ये कैसा है? मूर्धन्य, इसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। ये कैसा है? तो ये दंत्य है, इसका उच्चारण आप दांत से करते हो। किससे करते हो? इसका उच्चारण आप दांत से करते हो। नर्मदा, नर्मदा क्या कहना चाह रही हैं आप, है ना। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आपके दंत्य कह लो, या फिर इसको आप एक और चीज कह सकते हो, दंतमूल। देखो दंतमूल क्या है? दांत का मूल, यानी कि मसूड़े सा, है ना, मसूड़ा वाला जो हिस्सा है। आप अगर स बोल रहे हो तो जिह्वा क्या है? दंतमूल, थोड़े से मसूड़े को स्पर्श कर रही है, तो इसको या तो दंत्य कह लो या दंतमूल स को कहा जाता है। और वहीं है की बात करें तो है के अनेक नाम हैं। क्या है? सबसे पहले तो इसका उच्चारण कहां से होता है? तो कहेंगे कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है का। किससे किया जाता है? कंठ से किया जाता है। और ये जो है इसको आप काकल्य वर्ण भी कहेंगे। क्या है ये? काकल्य ध्वनि। काकल्य क्या होता है? यानी कि जो आपका काग है, जो काग ऊपर वाली मतलब वो होती है ना एक छोटी सी जीभ पीछे की तरफ जो लटकी हुई होती है घंटी सी, उसको काकल कहा जाता है। तो काकल से जिसका उच्चारण किया जाए, है ना, उस काकल्य से उच्चारण किया जा रहा है, तो इसलिए इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है को। ठीक है। उसके बाद आपका है के साथ साथ ये कंठ हो गया, ये काकल्य हो गया। अब काकल्य के साथ इसका एक और नाम है, इसको स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं। ये इसी के नाम है और ये नाम आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए नामों को याद कर लेना। इसको स्वर यंत्रमुखी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको अली जिह्वा। अली जिह्वा, ये अली जिह्वा इसलिए कहते हैं, अली यानी कि जो आपकी अली कहते हैं वही काग वाला हिस्सा जो है उसी को अली जिह्वा भी कह देते हैं। तो ये कैसा है? इसी का दूसरा नाम अली जिह्वा भी है, तो इसको अली जिह्व या अली जिह्वा भी कहा जाता है। ये इतने सारे 3-4 जो नाम है ये है वर्ण के हैं। ठीक है। तो अब आप फिर से देखिएगा, ये चीजें यही याद हो जानी चाहिए, जिंदगी में भूलनी नहीं है आपको। ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। ये कैसे हैं? ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। अब इसमें ये तो तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है और ह के नाम है। एक तो इसको कंठे, उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है, इसी का नाम स्वर यंत्रमुखी है। देखो स्वर कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। तो जहां से स्वर निकल रहा है उसी स्वर के उसी मुख से, है ना, स्वर यंत्र से जिसका उच्चारण हो, इस कारण इसको स्वर यंत्रमुखी कहते हैं, है ना। उसके बाद अली जिह्वा भी इसी को कहा जाता है, वो जो आपकी पीछे वाला हिस्सा है, छोटी सी घंटी या छोटी जीभ कह देते हैं कई बार उसको, तो यही है आपका है जिसको आप अली जिह्वा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थे आपके 2, यानी कि जो 3 प्रकार हमने मूल रूप से विभाजित किए थे आपके व्यंजन वर्णों के। क्या क्या? आपका मतलब संयुक्त व्यंजन, सॉरी संयुक्त तो अभी आगे पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब इनके अलावा हम कुछ और भेद देखेंगे व्यंजनों के, जिसमें हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये वाला समझ में आ गया? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? हम सब करते चलो, जो नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लेना कि मैम ये नहीं आया है। ठीक है। मैम कुछ लोग उच्चारण गलत करते हैं, जैसे मेरा नाम मनीषा है और मनीषा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, उच्चारण तो होता ही है गलत, तो कोई नहीं, वो धीरे धीरे शुद्ध होगा। मैं आपको उच्चारण स्थान भी पढ़ाऊंगी तो आपका उच्चारण सुधरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। ठीक है। हमारा जो चौथा भेद है वो है एक संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किनको कहते हैं? देखो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन दोनों में अंतर है। संयुक्त स्वर अलग हैं आपके, जो ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त व्यंजन थे, स्वर थे। और अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो भाई ये भी आपके कितने होते हैं? ये हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है आपका क्ष, एक है आपका त्र, एक है ज्ञ और एक है आपका श्र, एक है श्र। अब इनका नाम क्या क्या है ये याद रखिएगा। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है इनको आप संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानोगे। अगर पूछे जाए संयुक्ताक्षर कितने होते हैं तो दूसरा नाम हम इसको संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानते हैं, आपके जो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। और एक और नाम कि इनको व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहेंगे इनको
व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। अब ये गुच्छ क्या है भैया? व्यंजनों का गुच्छा। जब एक साथ दो व्यंजन वर्ण मिल रहे हैं तो वो आपका गुच्छ ही तो कहलाता है, तो वो आपके व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इनको क्यों हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्यों आप मेरे उच्चारण को बार बार टारगेट करते हो। तो देखो, जब हम क्ष की बात करते हैं, ये दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना। किस किस से? एक तो है आपका क और एक है आपका श। ठीक है, इससे मिलकर बना है। जब हम त्र की बात करें, ये दो व्यंजन वर्णों से, त पहले वाले में हलंत है, याद रखना, दूसरे वाले में नहीं है। उसके बाद आपका आता है ज्य। अब इसको आप कहेंगे ज्ञ। उच्चारण आप सभी का ज्ञ होता है, जनरल है ना, हम सभी करते हैं। क्यों? केवल एक हम जल्दबाजी में कर लेते हैं कि हमें बोलना आसान होता है, इसलिए हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ बोलते हैं, यज्ञ, ज्ञान आदि बोलते हैं, है ना। लेकिन ज्ञान नहीं होता, शुद्ध उच्चारण क्या होता है? ज्ञान। यहाँ पर क्योंकि ये ज और य से मिलकर बना है ना, तो इससे प्रश्न ये भी बनता है कि हिंदी वर्णमाला का वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण हम लेखन से भिन्न करते हैं, है ना। हम लेखन से भिन्न नहीं करते क्या उच्चारण? हम लिखते तो जय और ये हैं, लेकिन उच्चारण हम क्या कर रहे हैं इसको? अगर भाई ये आपका ज्ञ होता तो ये ग और य से मिलकर बनता कि नहीं बनता? सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक है। अगर ग और य से मिलकर बनता तो ही ज्ञ होता, लेकिन बन तो वो जय और य से मिलकर रहा है और हम उच्चारण ज्ञ कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी मानक वर्णमाला के अनुसार, है ना, जो मानक वर्णमाला है, जो शुद्ध इसका उच्चारण है वो क्या होता है? वो ज्ञ होता है। और आप देखिएगा अधिकांशतः जो लोग संस्कृत जानते हैं, है ना, वो ज्यादातर जो संस्कृत के गुरुकुलों आदि में वहां पे सभी उच्चारण ज्ञ ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब श्र की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका? ये श और र से मिलकर बनता है, तो आपका क्या बन जाता है? श्र होता है। तो ये क्या है? ये संयुक्ताक्षर, और इन्हीं को आप व्यंजन गुच्छ के नाम से भी कहें, क्योंकि व्यंजनों का गुच्छा ही तो है, परस्पर मिलकर आपके क्या है? ये व्यंजन वर्ण बनते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका एक और पहलू, अगर ये क्रम नहीं होगा तो आप किस क्रम की तरफ बढ़ेंगे? तो आपको इस तरह से इनका विभाजन करना है। एक है आपका क, श, श में हलंत लगाकर अंत में आप ए भी जोड़ सकते हो। यानी कि जब ऑप्शन आपके सामने आता है ना कि इसका किन व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है क्ष, अगर आपका क और श है तो भी ठीक है, लेकिन जब आप श के साथ में हलंत लगाकर ए लिख रहे हो तो ये भी कंडीशन ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं कर देना है कि श को हलंत तो लगाया नहीं और आपने ए लिख दिया, ये गलत रूप हो जाएगा। तो सबसे पहले श को हलंत लगाइएगा, फिर आप क्या करोगे? ए करोगे। ठीक है, इसी तरह से आप त्र को इस तरह से भी लिख सकते हो, त, र, और इधर आपने अ स्वर को अलग कर दिया। इसी तरह से ज, और इसमें भी आप हलंत लगाओगे एंड देन ए को आप अलग निकाल दोगे। इसी तरह से श, र और अ, तो ये आपके क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। इस तरह से हम इनको विभक्त कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, संयुक्त व्यंजन तो इस तरह का रूप आपके सामने जैसे भी आएगा, यहां से आपका 1 नंबर पक्का है। आप अब जिंदगी में कोई गलती कर दो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार। आगे चलें, एक आपके आते हैं द्विगुणित व्यंजन। अब ये द्विगुणित व्यंजन क्या है? क्या ये कहीं और से भाषा से आए हैं या हमने खुद इनका निर्माण किया है? तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। द्विगुण व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन आपके 2 हैं। कौन कौन से? ड और ढ। ठीक है, कैसे हैं? ड और ढ, और ये हमारी भाषा के नहीं है। ये हमारी किस भाषा का? देखो हिंदी भाषा में, चलो पहले अगली स्लाइड पर पहुंच जाती हूँ और मैं लिख देती हूँ द्विगुणित व्यंजन, जिससे आपको ये और स्पष्ट हो जाए। संयुक्त के बाद 4 थे नहीं, हाँ 5वां है आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन आपके कितने होते हैं? तो कहेंगे भैया हमारे 4 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। हिंदी में वर्णमाला में जब हम बात करें तो आपके एक होता है ड और एक होता है आपका ढ। तो हिंदी वर्णमाला का अगर शुद्ध रूप है, क्योंकि ये आपके संस्कृत से आए हैं, तो हिंदी वर्णमाला में आपका क्या होगा? हम कहेंगे हिंदी वर्णमाला में ये नुक्ता नहीं लगता है। लेकिन ये नुक्ता कहाँ से है? अरबी फारसी से हमने इसको जोड़ा है। अरबी फारसी में ये नीचे नुक्ता लगता है, तो इसका उच्चारण क्या होता है? ड ढ नहीं होके क्या होगा? ड ढ, है ना। थोड़ा सा हल्के से हम बोलेंगे, ज्यादा हम प्रयास नहीं करेंगे। ड ढ, ड ढ, है ना। तो इसके नीचे अगर नुक्ता लगा है
तो ये आपका अरबी फारसी से हमने अपनी भाषा में ग्रहण किया है। ठीक है, तो ड और ढ ये दो आपके कैसे हैं, तो हम कहेंगे जी ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। अब इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि इनको हम किन किन नाम से जानते हैं। तो भैया इसको आप सबसे पहले आप इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। इसका एक अन्य नाम क्या है, तो हम कहेंगे ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है, तो कहिएगा ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, उत्क्षिप्त, जो उत्क्षिप्त जिनको आप मतलब कि क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, आप जीभ को ऐसे फेंक कर बोल रहे हो ढ है ना, तो फेंकते हुए आप बोल रहे हो तो ये उत्क्षिप्त हो गया। नुक्ता का मतलब ये जो बिंदी लगी हुई है ना नीचे, इसको नुक्ता बोलते हैं। ये अरबी फारसी से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, चलेगा। अब उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद इसको आप क्या कह सकते हैं, ये आपका विकसित व्यंजन है, क्योंकि हिंदी के विद्वानों ने इसको अपनी भाषा में लेकर आए हैं। तो ये विकसित व्यंजन है, इसका हमने विकास किया है ना। उसके बाद क्योंकि ड और ढ से आपने इसका विकास किया है नुक्ता लगाकर, तो इसलिए आप इसको विकसित व्यंजन कह सकते हैं। ये आए किस भाषा से, दूसरी भाषा से आए हैं, इस कारण आप इनको आगत व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, आप इनको आगत व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ये आपका आधुनिक व्यंजन है ना। आप इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ये आपका आधुनिक व्यंजन है। ठीक है, आधुनिक व्यंजन है। देखो आगत स्वर और आगत व्यंजन दोनों में अंतर होता है, स्वर और व्यंजन में अंतर है कि नहीं है। तो आप देखें कि अगर आगत स्वर की बात की जाए तो ये आपका आगत स्वर है, और अगर आगत व्यंजन की बात की जाए तो ड और ढ आपके कैसे हैं, तो कहेंगे ये आगत व्यंजन है। ठीक है, अब इसके बाद इनको हम और किस नाम से पुकारते हैं, तो इनको आप ताड़न जात भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इनको हम ताड़न जात भी कहते हैं, ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। और क्या नाम है, इनको आप द्विज भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, ये आपके द्विज वर्ण है। द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब होता है, विकसित मैंने गलत, अच्छा विकसित कर दिया है, सॉरी, है ना। तो चलो इसको अभी शुद्ध कर देते हैं, विकसित, विकसित। ठीक है, अब द्विज क्यों कहते हैं इनको, इनको द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जिसका 2 बार जन्म हुआ हो वो क्या होता है, वो आपका विकसित व्यंजन है। भाई देखो पहले तो हमने हिंदी में इसको डायरेक्ट ऐसे ही प्रयोग किया है ना, उसके बाद आपने दोबारा नुक्ता लगा के जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, आप द्विज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने सारे नाम हो गए, याद आए कि नहीं आए। तो अब दूसरी बात कि इसको हम संकर वर्ण कहेंगे। संकर क्यों कहते हैं, जो 2 भाषा के वर्णों से मिलकर बने। कैसे भाई, संकर ये कैसे बनता है, ये एक तो हिंदी से बना है, हिंदी से तो आपने किसको लिया है, ड और ढ को लिया है, और अरबी फारसी से आपने इस नुक्ते को ग्रहण किया। तो जब 2 भाषाओं के योग से बनता है, इस कारण इसको आप क्या कहेंगे, इस कारण इसको हम संकर वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम संकर वर्ण भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और क्या क्या नाम हो सकता है इसका, द्विस्पृष्ट, द्विस्पर्शी व्यंजन या द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं। एक और नाम आप इसका लिख लो, चाहे किस तरफ, इस तरफ लिख लेते हैं, चलो द्विस्पर्शी, द्विस्पर्शी या द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट है ना। जब आपकी जिह्वा 2 बार रगड़ सा करती है, स्पर्श करती है, तो इसको द्विस्पर्शी या द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। तो ये इसी के नाम है सारे। मैम बफरिंग हो रही है, एक बार मुझे बताएं सभी, आवाज ओके है, हाँ भूल गए, भूलना नहीं है, याद करो। अभी देखो ये पहला नाम द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, आपके ड और ढ है। अब देखो ये भूलोगे नहीं, जब आप इनके गुण को याद कर लोगे ना कि इसको ताड़न जात क्यों कह रहे हैं, इसको उत्क्षिप्त क्यों कह रहे हैं, इसको विकसित क्यों कह रहे हैं, इसको आगत क्यों कह रहे हैं, इसको आधुनिक क्यों कह रहे हैं, वो सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब आप देखो पहली बात तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा गया। द्विगुण का मतलब क्या भाई, 2 बार जो नीचे से गुण हो जाए, है ना, मुड़ गया, उसके बाद एक और नुक्ता लगा ले, इसको द्विगुणित कह दिया, है ना, 2 बार मुड़ गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको, यानी कि उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। एक बार चेक करना, क्लास कर रहे हैं, बीच में बफर हो रही है,
है ना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन जब आपकी जिह्वा फेंक रही है ना, फेंक कर आप बोल रहे हो, वो उत्क्षिप्त हो गया। विकसित, क्योंकि इसको हिंदी के विद्वानों ने विकसित किया है अपनी भाषा में, है ना, क्योंकि ड ढ पहले से विद्यमान थे, उसके नीचे नुक्ता लगा दिया, तो इसको नुक्ता लगाकर हमने हिंदी में ग्रहण कर लिया, तो ये विकसित व्यंजन हो गया। आगत है, क्योंकि नुक्ता को आप अरबी फारसी से लेकर आए, आगत है, और दो भाषाओं के मेल से बना है, इस कारण इसको संकर वर्ण कह दिया। और ये एक आपका आधुनिक व्यंजन है। द्विज क्यों कहते हैं? जिसका दो बार जन्म होता है वो द्विज है। द्विस्पर्शी, जिसमें जिह्वा आपकी दो बार स्पर्श कर रही है, ड़ ढ, है ना, तो द्विस्पर्शी कह दिया। इस तरह से ताड़न जात, ताड़न जात यानी कि ताड़न का मतलब ऐसे पीटना होता है, जो एक प्रकार से दो बार बोलने से जिसका उत्पन्न हुआ है, इसको ताड़न जात कह दिया। ताड़न जात का मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन पर कोई नहीं, आप याद कर लो, ठीक है। अब सही है, ओके, चलो ठीक है, तो सही है। तो द्विगुण व्यंजन, तो ये इनके सारे नाम हैं। अब इसमें एक और चीज आप लिख लीजिएगा कि ये जो ड और ढ है, इसमें आपका एक है ड और एक है आपका ढ, ठीक है। अब इनमें अभी मैं आपको आगे अल्पप्राण और महाप्राण भी पढ़ाने वाली हूं, तो आपका ये जो ड है, इसको आप अल्पप्राण की कोटि में रखेंगे। किस में आएगा? अल्पप्राण। ड क्या है? तो कहेंगे ये अल्पप्राण है, क्योंकि उच्चारण करने में आपको ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अल्पप्राण। और ढ में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये कैसा वर्ण है? तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न आता है आपका कि कौन सा वर्ण इनमें अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। कर दिया तो तौबा तौबा, ठीक है, तो कर दिया तो बढ़िया ही बढ़िया है। तो द्विगुण व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? ये दो हैं, एक है ड, एक है ढ। इनको द्विज कहेंगे, इनको द्विस्पर्शी कहेंगे, इनको उत्क्षिप्त कहेंगे, ताड़नजात कहेंगे, विकसित कहेंगे, आगत कहेंगे, आधुनिक कहेंगे और संकर वर्ण, ये सभी इसी के नाम है ना। और ये ड जो है, जिसके उच्चारण में ड कम प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है, वो आपको अल्प प्राण कहा जाता है, और जिसमें ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको महाप्राण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? संकर वर्ण एक बार बता दो। देखो श्रेया, संकर वर्ण में क्या है? संकर का मतलब जो दो भाषाओं के मिलने से बनता है, उसको क्या कहते हैं? शुभी, थैंक यू। दो भाषाओं से मिलकर बनता है तो उसको संकर कहा जाता है। अब दो भाषाएं कैसे होगी? एक तो हिंदी, हिंदी का तो हो गया आपका ड और ढ, और फारसी अरबी का नुक्ता, इसलिए कह दिया ये संकर है, क्योंकि दो भाषाओं से, नुक्ता हिंदी में नहीं है, नुक्ता ये अरबी फारसी उर्दू वगैरह से लिया गया है, तो आपका इसलिए इसको संकर वर्ण कहा गया, ठीक है, चलेगा। तो ये नाम आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से, उम्मीद करती हूँ। तो आप एक बार फिर से चेक देखिएगा, हमने कितने वर्ण पढ़े? सबसे पहले अंतस्थ वर्ण पढ़े। अंतस्थ वर्ण आपके यरलव 4 होते हैं। अंतस्थ यानी कि जो अंदर ही अंदर स्थित होते हैं, उनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ वर्ण में आपके अर्धस्वर 2 हैं, यव, संघर्षहीन भी यव है, श्रुति मूलक भी यव है। फिर पार्श्विक की बात करें तो ल कैसा है? ये पार्श्विक है ना। लुंठित की बात करें तो र को लुंठित भी कहते हैं, कंपन्न जात भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं, ठीक है, ये आपके हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन वर्ण की बात करें तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हैं? श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ये तालव्य है, ये मूर्धन्य, दंत मूल है, लेकिन ह के 4 नाम है, याद कर लेना। कंठ है, कंठ या काकल्य वर्ण है, इसको कंठ मूल भी कह सकते हो, है ना। ये जो कंठ है इसको आप कंठ मूल भी कह सकते हो, क्योंकि कंठ के मूल से इसका उच्चारण हो रहा है, तो कंठ मूल कह सकते हो। और केवल इसका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है, काकल्य वर्ण है, स्वर यंत्रमुखी है, और अली जिह्वा या अली जिम्ह या फिर अली जिम्ह, केवल और केवल अली जिम्ह इस तरह से भी लिखा होता है कई बार, अली जिम्ह, तो दोनों ही एक है में म जुड़ गया वो ब्रह्मा वाला, तो वो आपके अलिजिम हो जाता है ना। सौरभ थोड़े परेशान हो गए, मैम ये नाम कैसे याद हो जाएंगे? नाम याद होंगे, क्यों परेशान हो, है ना। 1-2 बार देखोगे क्लास को तो अपने आप याद हो जाएंगे। रिवीजन जरूरी है केवल और केवल, है ना। मैंने भी तो याद करें, कैसे हुए? रिवीजन करके चीजों को पढ़ा, पहले एक वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना पड़ता है, समझ के पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद रिवीजन करोगे, सब चीजें आराम से हो जाएंगी, है ना। रटने तो है ही नहीं भाई। इसको हम व्यंजन गुच्छ क्यों कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। इसको द्विगुण क्यों कहा गया, विकसित क्यों कहा गया, आगत क्यों कहा गया, आधुनिक क्यों कहा गया, ये सारे कारण मैंने आपको बता दिए। तो बस अब नाम याद कर लो।
अजय अनुज कह रहे हैं कि जब ड या ढ को बोलते हैं तो जीभ ऊपर मुड़कर एकदम से टकराती है, इस वजह से इन्हें ताड़न जात। बिल्कुल, बहुत शानदार, है ना। तो ड और ढ को ताड़न जात क्यों कहते हैं? जब हम बोल रहे हैं तो जीभ ऊपर मुड़कर टकरा रही है, बिल्कुल इस कारण इसको द्विगुण भी कह दिया। और ताड़न जात, देखो ताड़न का मतलब है पीटना। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें ना, ताड़न, ताड़ना करना, पीटना, तो आपकी जिह्वा टकरा रही है, ताड़ना कर रही है एक प्रकार से, तो इस कारण इसको ताड़न, यानी कि ताड़ना से जिसका जात उत्पत्ति होती है उसको ताड़न जात कह दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये आपके हमने पढ़े द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन के बाद हमें क्या पढ़ना है? एक आपके आते हैं आगत व्यंजन, क्या है ना, ये व्यंजन हमने मुख्य पढ़ लिया। अब इसके बाद आपके आते हैं आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन में आपके दो वर्ण और हैं, आगत व्यंजन। और आगत व्यंजन में हम प्रयोग करते हैं ज और फ को। ज और फ, ये ज और फ, जिसको ज और फ कहा जाता है ना। जब हम कहते हैं ज, ज क्या है? ये आपका हिंदी का शब्द है, लेकिन उसके नीचे अब जब आपने नुक्ता लगा दिया, नुक्ता का मतलब क्या है? यानी कि अब ये अरबी फारसी का हो गया, तो ये आगत हो गया, दूसरी भाषा से लिया गया है, तो ज और फ ये आपका आगत व्यंजन है। ठीक है, ज और फ ये भी आपका आगत व्यंजन है। तो आगत व्यंजन में मुख्य रूप से हम इन दो को ही ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। और हालांकि द्विगुण व्यंजन है, ये भी आपके आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके नीचे भी आपको नुक्ता मिलेगा वो आपका आगत व्यंजन है, वो दूसरी भाषा से लिया गया है। ठीक है रागनी, बहुत शानदार। तो उसके बाद आगत व्यंजन क्या है आपके? ज और फ, इसको आगत कहा गया। ये किससे आए हैं? तो कहेंगे ये अरबी और फारसी से आए हैं, है ना। जो अरबी और फारसी यानी कि दूसरी भाषाओं से आते हैं उनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। तो अरबी और फारसी से इनको हमने अपनी भाषा में ग्रहण किया है, इस कारण को आगत व्यंजन कहते हैं। और एक आपका है विशिष्ट व्यंजन। क्या है? एक है हमारा विशिष्ट व्यंजन। और विशिष्ट व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? तो विशिष्ट व्यंजन में एकमात्र आपका आता है ळ, है ना। ये इस तरह का जो अभी नया हमने ऐड किया है, या आधुनिक व्यंजन कह सकते हो, तो ये आपका विशिष्ट वर्ण, इसको हमने अपनी वर्णमाला में अभी ऐड किया है। तो केवल एकमात्र आपका विशिष्ट वर्ण है, इसको आप कहते हैं ळ, जिसके कारण आपकी वर्णमाला में वर्तमान में कितने वर्ण हो गए हैं? 52 से बढ़कर एक और प्लस यानी कि 53 हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो मैम जी आगत व्यंजन तो ड ढ भी, हाँ बिल्कुल वो भी है, ड ढ भी है, ज और फ भी है। ठीक है, तो अब आप देखें यहां पर किसकी कुल वर्ण कितने, अब आपकी वर्णमाला में उनकी काउंटिंग करवा देती हूं मैं आपको। ठीक है, तो अब वर्णों की काउंट करते हैं तो आपके कुल वर्ण वर्णमाला में कितने बैठते हैं? तो वर्तमान में हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 53 है। वर्तमान में मानक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, मानक हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 53 है, 53 है। और कब आपके ये वर्ण जो है 53 हुए, 52 से 53 कैसे हुए उन पर चर्चा करते हैं। तो अगस्त 2024 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोर्ड ने, कब? अगस्त 2024 में किसने? केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोर्ड, केंद्रीय हिंदी, देखो जिसने हमारी हिंदी का मानकीकरण किया है, और हिंदी भाषा में जो भी हम आगे परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, वो सभी परिवर्तन आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोर्ड के अधीन है कि कौन सी भाषा का किसका उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या मानक वर्ण है। तो ये जो मानकीकरण है वो सब किसके अधीन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोर्ड के अधीन है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, निदेशालय बोर्ड के द्वारा
पूर्व स्वीकृत वर्ण कितने थे आपके? तो पूर्व स्वीकृत 52 वर्णों के स्थान पर, ठीक है, 52 वर्णों के स्थान पर ळ को एक विशिष्ट वर्ण मानते हुए वर्णमाला में जोड़ दिया गया है। वर्णमाला में जोड़ दिया गया है, जिससे कुल वर्ण 52 से 53 हो गए हैं। 53 हो गए हैं, ठीक है। अब चाहो तो इनको आप जोड़ घटा कर सकते हो मेरे साथ, अभी सामने ही हो जाएगा सभी। संस्कृत कब चलेगी? नीतू, जल्द ही मैं देखूंगी, 1-2 दिन में आपकी संस्कृत भी चलाऊंगी, ठीक है। 1 हफ्ता का इंतजार करो बस थोड़ा सा, फिर मैं संस्कृत भी आपको चलाऊंगी, ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं आपकी हिंदी की संधि वगैरह और करा दूं, क्योंकि जब मैं हिंदी आपको कराऊंगी तो उसके बाद संस्कृत में भी मुझे वो सेम चीज़ें पढ़ानी है ना। तो वो चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो संस्कृत ज़्यादा आसान हो जाएगी फिर हिंदी को पढ़ने के बाद आपको, ठीक है, चलेगा। तो अब अगर बात करें भैया आपके स्वर कितने होते हैं, चलो इनको गिन लेते हैं। स्वर कितने हैं आपके? हमने कहा 11, है ना। मूल स्वर 11 ही होते हैं और वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बोर्ड भी 11 ही स्वीकार करता है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं तो कुल में आप 13 लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम स्वर की बात करें, स्वर के बाद अब 2 आपके अयोगवाह हमने जोड़े, है ना। अयोगवाह आपके कितने हैं तो कहिएगा जी 2 हमारे अयोगवाह हैं, ठीक है। अयोगवाह के बाद हम जोड़ते हैं आपके मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन बताओ मुझे आप कितने हैं? तो कहेंगे मूल व्यंजन आपके 33 हैं, है ना, जिसमें आपके 25 स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म वर्ण भी हैं। तो आपके कितने हो गए मूल व्यंजन? भैया 33 हो गए। अब मूल व्यंजन के साथ साथ आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन, जोड़ लेते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो कहेंगे जी 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अब संयुक्त के बाद हम द्विगुण व्यंजन जोड़ते हैं, आपके जो द्विगुण व्यंजन है वो कितने हैं तो कहेंगे द्विगुण व्यंजन आपके 2 हैं। अब द्विगुण व्यंजन के बाद एक आपका विशिष्ट वर्ण आ जाता है ना। एक हमारा जो अभी जुड़ा है वो हमारा विशिष्ट वर्ण हो गया। तो अब आप अगर इनको गिनोगे तो बताओ जल्दी कितने हो गए ये आपके? अगर टोटल इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके कितने आते हैं? ये टोटल 53 बनते हैं। कितने आते हैं? तो 53 वर्ण आपके ये बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कैलकुलेशन सभी वर्णों का, ठीक है। तो कुल वर्णमाला में अब आपके कितने वर्ण हैं? पहले यहां तक अगर आप गिनते तो 52 होते, और अब जब 2024 में अगस्त में ये ऐड कर दिया गया है तो अब वर्तमान में आपके 53 वर्ण ही होंगे, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो अब एक बार फिर से मेरे साथ आप इसका रिवीजन करो, जो जो आपने पढ़ा है। ये हमने प्रॉपर पूरी वर्णमाला पढ़ ली है व्यंजनों के आधार पर और स्वर के आधार पर। लेकिन अभी क्या रह गया? आपके अल्प प्राण, महाप्राण रह गए हैं, ये पढ़ना है। प्राण के आधार पर व्यंजनों का जब वर्गीकरण करते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तो 2 प्रकार के हैं, आपके अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। उसके बाद घोष और अघोष, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हमने देखा, आपके अंतस्थ व्यंजन, देन आपके ऊष्म व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसके बाद द्विगुण व्यंजन, आगत व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन और वर्ण। वर्तमान में अब आपके कितने हो गए? ये आपके सभी वर्ण हो गए। और कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा आपने कर ली है मेरे साथ मिलकर। अब इसके बाद मैम आगत व्यंजन पूछा जाए तो 4 हो गए या 2? आगत व्यंजन में आप 2 ही लगा लेना, है ना। ज और फ को ही हम आगत में वैसे गिनते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा है, संख्या नहीं पूछी जाती वैसे आगत व्यंजन की, अगर पूछ लिया जाए तो 2 लगाइएगा, ज और फ,
ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जैसे ड ढ, क्या ये आगत है? जी बिल्कुल आगत है, क्योंकि हमने दूसरी भाषा से लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका उच्चारण करेंगे। अब हम चलते हैं आपके घोषत्व के आधार पर, जल्दी से व्यंजनों का वर्गीकरण आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 मिनट का समय है, यह बहुत है। चलो घोषत्व के आधार पर करवा देती हूँ, बस ज्यादा कठिन नहीं है, आप यही पहचान जाएंगे, क्योंकि आज के मैं अभी आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगी ना यूट्यूब पर, तो उसमें वर्णमाला के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप आराम से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो अब आप देखिएगा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब घोष वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं और अघोष वर्ण आपके कौन कौन से हैं? तो घोषत्व के आधार पर हम कितने प्रकार से विभक्त करते हैं? तो कहेंगे 2 प्रकार से विभक्त करते हैं। एक आपके होते हैं घोष वर्ण और एक आपके होते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं घोष वर्ण की। घोष वर्ण किनको कहते हैं? ठीक, घोष वर्ण किनको कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में आपको कितना क्या करना पड़ रहा है, स्वरतंत्रियां आपकी, घोष का मतलब है कंपन्न करना, कि जब स्वरतंत्रियां आपकी कंपन्न करती हैं तो उनको हम घोषत्व कहते हैं। मैम कितने बजे से है यूट्यूब पर? अभी नेक्स्ट क्लास 12 बजे से है यूट्यूब पर, है ना। तो जब आपकी स्वरतंत्रियां कंपन करती हैं, है ना, जब वर्णों के, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, चलो मैं आपको, अभी आप लिखना मत, मैं केवल आपको वही बता रही हूं। घोष क्या है, अघोष क्या है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको कल बताऊंगी। देखो हम घोषत्व के आधार पर जब करते हैं तो आपके 2 वर्ण हो गए, एक आपके हो गए घोष वर्ण और एक आपके हो गए अघोष वर्ण। ठीक है, तो जब आपकी स्वरतंत्रियां कंपन्न करेंगी उनको आप क्या कहेंगे? इसको लिखना मत, केवल अभी थोड़ा सा समझिएगा, एक भूमिका सी बन जाएगी। तो जब आप वर्णों को उच्चारण कर रहे हो तो आपकी स्वरतंत्रियां क्या कर रही हैं? वो कंपन्न कर रही हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? वो हमारे घोष वर्ण हो जाते हैं। अब घोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो कहेंगे प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष कहलाता है ना। और उसके बाद अब आपके कौन कौन से बच गए? आपका पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। अभी अघोष कैसे है और घोष कैसे, इस पर चर्चा करें। भाई देखो आप उच्चारण कर रहे हो, ये कैसा वर्ण है? ये 5 वर्ग आपके लिखे हुए हैं, ये है पहला वर्ग, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर आप देखो ग घ ङ, प्रत्येक वर्ग का क्या कहा इन्होंने? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका घोष है, क्योंकि क ख के मुकाबले आपको ग घ ग में उच्चारण करने में ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या है? आपके घोष वर्ण है, या इनको सघोष कह सकते हैं। घोष कह लो या फिर सघोष कह सकते हैं। ठीक है, और जब अघोष की बात करें तो आपका पहला और दूसरा क्या है? तो इसको आप कहेंगे ये आपका अघोष है, इसको आप कहेंगे ये आपके अघोष वर्ण है और ये आपके सघोष वर्ण है। लेकिन जब अल्प प्राण और महाप्राण की बात आती है तो अल्प प्राण और महाप्राण आपके कौन कौन से हैं? तो आपका पहला तो अल्प प्राण है, ये याद कर लो, अल्प प्राण ए और एम, ए एम ए, यानी कि ये है अल्प प्राण, ये है महाप्राण, ये है अल्प प्राण, ये है महाप्राण, ये है अल्प प्राण, यानी कि एक छोड़कर एक, इस तरह से। तो आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण हो गया, और महाप्राण आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इन पर अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये इतनी बातें थोड़े सा मैंने बस एक बायोडेटा सा आपके दिमाग में बिठाया, जिससे आप अब नेक्स्ट में 12 बजे से आपकी जो प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ यूट्यूब पर, उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा, क्योंकि मैंने सब तरह के प्रश्न उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है ना। लेकिन जब अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं, प्राण का मतलब वायु, तो जब आप उच्चारण करते समय ज्यादा वायु निकालते हो तो वो महाप्राण है, और जब आप कम वायु का प्रयोग कर रहे हो तो वो अल्प प्राण है। ठीक है, तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ये बन जाता है। तो इसको बाकी उच्चारण स्थानों को हम कल और कंटिन्यू करेंगे,
ये चीजें थी जो हमने आज पढ़ी, महत्वपूर्ण आपकी अंतस्थ व्यंजन की, है ना। वर्णमाला कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है और अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, तो परेशान नहीं होना है। एक आध दिन की क्लास और चलेगी वर्णमाला में, फिर हम अपनी संधि के टॉपिक की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। जहां आपको कोई भी दिक्कत रह गई हो या डाउट रह गया हो, आप डाउट ग्रुप में मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम आज की क्लास में ये समझ नहीं आया, और जो समझ में आ गया तो बता देना कि मैम बहुत बढ़िया क्लास रही, सब समझ में आया। तो सारा क्या है, मतलब मुझे फीडबैक मिल जाता है कि ठीक है कोई डाउट बच्चों को नहीं रहा है, तो आप मुझे जवाब दे देना, ठीक है। मिलते हैं अब YT पर, तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।